ऐसी मिस्ट्रीज जिनका जवाब आज तक पता नहीं चल सका, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, इटली के फ्लोरेंस के आसपास 1968 से 1985 के बीच कुछ ऐसे डार्क मर्डर्स हुए जिसे लोग द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस कहने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि सारे अटैक्स एक ही पैटर्न फॉलो करते थे और मर्डरर कभी पकड़ा नहीं गया। ये अटैक्स मोस्टली कपल्स पर होते जो रात के टाइम कार में या सुनसान जगह पर खड़े होते थे। किलर आता, गन शॉट देता और फिर सीन को डिस्टर्ब करके बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे वो जगह, टाइमिंग सब पहले से प्लान करके आता हो। 1968 में पहला केस हुआ, फिर 1970s और 80s में पैटर्न बिल्कुल सेम रहा। 1981 से 85 के बीच में टोटल 7 अटैक्स हुए जिसमें 14 लोग मरे। हर केस में किलर कपल्स पर टारगेट करता, सेम टाइप की गन से और सेम मेथड से। पुलिस को लगता था कि किलर एक ही आदमी है जो शायद लोकल एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस एक सस्पेक्ट पकड़ती, कुछ ही समय बाद एक और मर्डर हो जाता। 1985 वाले केस में किलर ने विक्टिम का एक बॉडी पार्ट पुलिस को पोस्ट किया, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि किलर पुलिस को चैलेंज कर रहा है। उस टाइम पूरा फ्लोरेंस पैनिक में आ गया था। मीडिया ने इस मर्डरर को मॉन्स्टर इसलिए कहा क्योंकि उसके क्राइम्स में अजीब पैटर्न्स थे जिसे पुलिस भी डिकोड नहीं कर पा रही थी। कई थ्योरीज दी गई कि वो एक लोन साइको किलर है या शायद एक माफिया ग्रुप, लेकिन कोई भी थ्योरी सॉलिड प्रूव नहीं हुई। फ्लोरेंस में लोग इतने डर गए थे कि कपल्स ने रात में बाहर जाना बंद कर दिया। पुलिस की हैवी प्रेजेंस के बावजूद किलर कभी पकड़ा नहीं गया, पर 1985 के बाद मर्डर्स अचानक रुक गए। आज तक ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई कि मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस कौन था और वो अचानक कहां डिसअपीयर हो गया। नंबर 2, कैलिफोर्निया के यूबा काउंटी में 1978 में एक ऐसी मिसिंग केस हुई जो आज तक लोगों को कंफ्यूज करती है, जिसे द यूबा काउंटी 5 कहा जाता है। असल में 29 फरवरी 1978 की रात 5 फ्रेंड्स टेड, जैक, बिल, गैरी और जैकी बास्केटबॉल मैच देखकर कार से घर लौट रहे थे, पर घर जाने के बजाय उनकी कार सियरा नवाडा के बर्फ से भरे माउंटेन्स में मिली। एक ऐसी जगह जहां जाने का कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि वो रोड उनके घर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। कार बिल्कुल ठीक थी, पेट्रोल भी था, लेकिन वो रैंडमली रोड के बीच में छोड़ी गई थी, जैसे कोई सडन पैनिक में कार से निकलकर भागा हो। कुछ महीने बाद स्नो मेल्ट होने पर एक शेल्टर के अंदर से 4 लोगों की बॉडीज मिली। असल में ये शेल्टर यूएस फॉरेस्ट सर्विस का था, जो माउंटेन एरिया में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा गया था ताकि लोग स्नो स्टॉर्म होने पर वहां रुक सकें। सबसे शॉकिंग ये था कि कैबिन में फूड, मैच बॉक्सेस और हीट सिस्टम था, फिर भी उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया, जैसे वो अपना बचाव करना ही नहीं चाहते थे। उनमें से एक लड़का गैरी कभी नहीं मिला, आज तक उसका कोई ट्रेस नहीं। एक और अजीब बात ये थी कि ये शेल्टर कार से 32 किलोमीटर दूर था, वो भी हैवी स्नो में। ये ग्रुप डेली लाइफ में इतना नॉर्मल था कि इतना लॉन्ग हार्स वॉक करना इम्पॉसिबल लगता है, पर फिर भी वो पता नहीं कैसे वहां तक पहुंच गए और फिर स्लोली भूख, ठंड और कंफ्यूजन में मर गए। इन्वेस्टिगेटर्स को आज तक समझ नहीं आया कि 5 एडल्ट्स एक परफेक्टली फाइन कार को माउंटेन्स में छोड़कर क्यों गए। उन्होंने शेल्टर के रिसोर्सेज यूज क्यों नहीं किया, और सबसे बड़ी मिस्ट्री, उनमें से एक लड़का गैरी का क्या हुआ। नंबर 3, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में लेडी डाय नाम की एक वुमन का केस बहुत स्ट्रेंज माना जाता है। लोगों का कहना था कि उनके डेथ के बाद कुछ ऐसे साइंस मिले जो उस टाइम वैम्पायर होने का डाउट क्रिएट करते थे। उनके मरने के बाद जरूरत से ज्यादा जल्दी उन्हें दफन कर दिया गया था, क्योंकि विलेजर्स को लग रहा था कि उनकी बॉडी अननेचुरल तरीके से बिहेव कर रही है, जैसे उनका कलर और स्टिफनेस नॉर्मल डेड बॉडी जैसा नहीं था।
सबसे अजीब बात ये थी कि उनका फेस अननेचुरल काल्म लग रहा था, जैसे वो फुल्ली डेड ना हो। कुछ सालों बाद जब ग्रेवयार्ड में रेनोवेशन चल रहा था, तब लेडी डाई की कब्र को हटाने के लिए कब्र खोला गया, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर सभी हैरान हो गए। बॉडी अनयूजुअली फ्रेश थी, नेल्स और हेयर बढ़े हुए लग रहे थे और चेस्ट में एक लोहे का बड़ा कील घुसा हुआ मिला। उस टाइम के लोगों ने तुरंत सोचा कि ये वैम्पायर के साइन हैं और डर की वजह से तुरंत बॉडी जला दी गई। पर आज मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से नेल्स और हेयर का बढ़ना एक नेचुरल पोस्टमार्टम इल्यूजन होता है। स्किन श्रिंक होने की वजह से ये बढ़े हुए लगते हैं और फ्रेश लगने का रीजन हो सकता है कि ग्रेव इन्वायरमेंट ड्राई कूल था। लेकिन सबसे मिस्टीरियस एंगल ये है कि कुछ रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि लेडी डाई शायद कोमा में थी और लोगों ने उसे गलती से डेड समझकर दफन कर दिया। कहते हैं कि जब ग्रेव ओपन हुई तो उनकी बॉडी पोजीशन में थोड़ा डिस्टरबेंस था, जैसे वो कभी हिली हो। नंबर 4, 1718 में नॉर्वे के फ्रोजन बैटलफील्ड में स्वीडन के किंग चार्ल्स द 12th एक वॉर फ्रंट पर थे। विंटर की रात थी। वो अपनी आर्मी के साथ नॉर्वे की तरफ एक फोर्ट का इंस्पेक्शन कर रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उनके पास कोई बॉडीगार्ड या शील्ड नहीं थी। वो बिल्कुल खुले एरिया में ट्रेंच के पास खड़े थे। तभी अचानक एक सिंगल बुलेट आई और साइड से उनके कान और स्कल को चीरते हुए निकल गई। चार्ल्स वहीं खड़े खड़े गिर गए बिना किसी रिएक्शन के। पर सबसे अजीब बात ये थी कि जिस साइड से बुलेट आई वहाँ एनिमी फायर वीक था। उस वक्त कोई कैनन बॉल या रैंडम गन फायर का प्रूफ भी नहीं मिला। लोग कंफ्यूज थे, कोई नहीं जान सका कि उन्हें किसने मारा था और ये घटना एक मिस्ट्री बन गई। लेकिन इसका सबसे क्रीपी पार्ट 1859 में हुआ। चार्ल्स की डेथ के लगभग 140 साल बाद स्वीडन में एक मूवमेंट चला कि उनकी डेथ का असली रीजन पता लगाना चाहिए। लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें अपने ही लोगों ने मारा था। उनके एडमायर्स और हिस्टोरियंस ने रिक्वेस्ट किया कि उनकी बॉडी को स्टडी के लिए बाहर निकाला जाए और जब उनकी बॉडी को कॉफिन से निकाला गया तो लोग लिटरली शॉक हो गए। उनका स्कल बिल्कुल क्लियर प्रिजर्व था। एंट्री और एग्जिट होल दोनों विजिबल थे। पर अजीब बात ये थी कि होल की ट्रेजेक्ट्री एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, यानी कोई अपर एंगल या डाउनवर्ड एंगल नहीं था जैसे बैटलफील्ड में होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस से उन्हें शूट किया हो। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मेजरमेंट किया तो उन्हें पता चला कि बुलेट का डायरेक्शन किले की तरफ से नहीं बल्कि ट्रेंच के अंदर से आया था, जहां चार्ल्स के साथ उनके अपने सोल्जर्स खड़े थे। स्टडी के दौरान एक और मिस्टीरियस डिटेल सामने आई। चार्ल्स के कपड़ों के फाइबर में मेल्टेड मेटल के ट्रेसेस मिले, एकदम ऐसा जैसे सूट बिल्कुल पास से मारा गया हो। लेकिन इस सब के बाद भी ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं बन पाया। लेकिन मोस्ट हिस्टोरियंस आज के टाइम मानते हैं कि चार्ल्स को दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके ही कैंप के किसी बंदे ने क्लोज रेंज से शूट किया था। ये सबसे बड़ा रॉयल असैसिनेशन था जो कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। नंबर 5, 1970 में लंदन के सबर्ब्स में एक आम सी मॉर्निंग थी। तभी अचानक आसमान से एक टीनेज बॉय का बॉडी सीधे ग्राउंड पर गिर गया। सबसे अजीब बात ये थी कि आसपास कोई प्लेन क्रैश या एक्सीडेंट का साइन नहीं था। जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने एरिया से पासिंग एयरक्राफ्ट रूट्स चेक किए। तब पता लगा कि ये लड़का शायद एयरप्लेन के व्हील वेल में छुपकर ट्रैवल कर रहा था। असल में व्हील वेल एयरक्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जहां लैंडिंग गियर्स फोल्ड होते हैं। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर से स्टिफ थी। असल में जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। उसके कपड़े भी थिन थे जैसे नॉर्मल डेली वियर हो, लेकिन उसका लगेज या आईडी का कोई ट्रेस नहीं मिला। जब प्लेन ने लैंडिंग गियर ओपन किया होगा तभी लड़का वहां से गिरा होगा। उस टाइम व्हील वेल से गिरने के केसेस बहुत कम थे। मोस्टली लोग प्लेन टेक ऑफ के बाद ही फ्रीज होकर मर जाते थे। लेकिन इस लड़के की आइडेंटिटी कहीं मैच नहीं हुई, ना यूके में
न किसी और कंट्री के मिसिंग रिकॉर्ड्स में। पुलिस को ये भी समझ नहीं आया कि ये लड़का एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से बच के कैसे निकल गया। हालांकि तब के टाइम की सिक्योरिटी कमजोर थी, बट फिर भी इतना डीप एरिया रीच कर पाना आसान नहीं था। आज तक उसकी आइडेंटिटी अननोन है। नंबर 6, 1968 में किम बर्ड नाम की एक यंग लड़की अपने घर के आसपास से गायब हो गई। सबको लगा कि शायद वो अपनी फ्रेंड के पास गई होगी, बट रात तक जब वो अपने घर नहीं लौटी तब पता चला कि उसके डिसअपीयरेंस से पहले लोगों ने उस एरिया में 2 अननोन आदमियों को बार बार घूमते देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये दोनों किम को आते जाते ऑब्जर्व कर रहे थे। 2 दिन बाद पता चला कि किम को उन्हीं आदमियों ने किडनैप किया था। किम को इन दोनों आदमियों ने फोर्सफुली पकड़ा और एक वुडन कॉफिन टाइप बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स अंदर से बिल्कुल नैरो था, सिर्फ इतना स्पेस था कि कोई आदमी बैठ या कर्ल हो सके। इस बॉक्स को वो लोग गाड़ी में रखकर फॉरेस्ट के डीप एरिया में ले गए और बॉक्स को जमीन में दफना दिया। लेकिन किम के मिसिंग होने के तीसरे दिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज सामने आई। सुबह सुबह जब लोग मार्केट की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि टाउन के नोटिस बोर्ड पर एक फोटो लगी थी जो किम बर्ड की रिसेंट फोटो थी और नीचे लिखा था, मैं दफन हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, मुझे ढूंढो। हैंड राइटिंग शेकी थी, जैसे कोई जल्दी में लिख रहा हो, और ये नोट रात के अंधेरे में चिपकाया गया था। नोट मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सर्च टीम फॉरेस्ट एरिया में सर्च करने लगी। 5 दिन के अंदर उन्हें एक जगह फ्रेशली डग सॉइल दिखी। सॉइल रिमूव करने पर उन्हें वो वुडन बॉक्स मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बॉक्स के अंदर किम बर्ड की डेड बॉडी थी। उसकी बॉडी एक कोने में फोल्डेड पोजीशन में थी। बॉक्स के वॉल पर स्क्रैच मार्क्स थे। लाइकली डेथ का रीजन बॉक्स में ऑक्सीजन खत्म होना बताया जाता है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। दोनों आदमियों का कभी कोई ट्रेस नहीं मिला और ये केस एक अनसॉल्व किडनैपिंग लेजेंड के रूप में फेमस हो गया। नंबर 7, इंग्लैंड में प्लकली नाम का एक छोटा सा गांव है। ये जगह इतनी स्ट्रेंज घटनाओं से भरी हुई है कि लोग इसे इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड विलेज बोलते हैं। सबसे अजीब स्टोरी यहाँ के द ब्लैक शैडो की है। प्लकली के जंगल के पास एक पुराना रास्ता है जहाँ रात होते ही लोगों ने बार बार एक ब्लैक सी ह्यूमन शैडो को मूव करते देखा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी चल रहा हो, पर उसका शेप ब्लैक स्मोक जैसा होता है। लोकल लोग कहते हैं कि ये शैडो एक वुड कटर की स्पिरिट है जो 1800s में यहीं के फॉरेस्ट में एक एक्सीडेंट में मर गया था। कहते हैं उसकी बॉडी एक बड़े से ट्री के नीचे मिली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग इस शैडो को पास से देखते हैं उन्हें लगता है जैसे टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया हो और आइसी विंड्स पास हो रही हो। कई ड्राइवर्स ने बताया कि उनकी कार के सामने एक ब्लैक फिगर आया और जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो वहाँ कोई नहीं था। प्लकली के लोग मानते हैं कि ये ब्लैक शैडो किसी को हार्म नहीं करता, पर वो सिर्फ उन जगहों पर दिखाई देता है जहाँ कभी किसी की दर्दनाक डेथ हुई थी। दोस्तों, कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।